हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे होती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये इसकी थ्योरी है। ध्रुव, अब इसमें जो बताया गया है कि पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति क्या है। यदि एक ध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थापित करने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से अगर प्रतिकर्षित या आकर्षित करें तो वो उसका कहलाएगा एक इकाई ध्रुव कहलाएगा, और उसी के मल्टीप्लिकेशन में वो उसका जो है वो ध्रुव शक्ति कहलाएगी। अब ये जो है, जैसा हमने बताया कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट कैसे होती है, जब भी चार्ज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके दो तरह के मूवमेंट हैं, दो तरह की उसकी गतियाँ, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा है एक्सियल मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक्सियल मोशन वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो अगर हमको इसके मैग्नेटिक मोमेंट टोटल निकालना है तो हमको इनके दोनों जो है मोशन के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हुआ एक इलेक्ट्रॉन का। ऐसे एटम के अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तो उन सबका हमको सम करना पड़ेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ है उसको ऐड करो, सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सियल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आया उसको ऐड करो, फिर उनको एक जो फार्मूला उस पर रखेंगे, तब जाके हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उस एटम का निकलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसा बताया दो मोशन है, ऑर्बिटल मोशन एंड एक्सियल मोशन। अब इनको समझने से पहले हम ये स्टडी करते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कितने प्रकार की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक और एक है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको दूसरे तरीके से हम कहें तो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म। आप देखिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पैरामैग्नेटिज्म। जैसा हमने बताया कि एटम्स की प्रॉपर्टी है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली ये क्रिएट ऐसे होती है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उससे एक अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उससे अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है तो वो दोनों एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा और ऐसी स्थिति में जो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एन होगा, नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। ऐसी स्थिति में उसको न्यूट्रलाइज करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब यहाँ आप देखिए कि जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है वो क्या होंगे, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो जो एटम है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो उनके अंदर से होती हुई जाएगी, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। सेकंड वाला जो डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड में गोला बना रखा है, क्योंकि ये पदार्थ जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से होती हुई जा रही है। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होंगे तो इसकी जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। व्हेन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। अब इस तरह का जो पदार्थ है जिसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट वो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। इस तरह के पदार्थ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो भारी चुंबकीय क्षेत्र उसकी तीव्रता में इंक्रीज हो जाएगी, दोनों का जो चुंबकीय तीव्रता वो ऐड हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। अब जो पहला इसमें डायग्राम बनाया वो ये है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो पदार्थ के अंदर से जा रही है नहीं जा रही है हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन इस तरह का पदार्थ का अगर हम एक तार लें जिसमें चुंबकीय गुण है उसका एक तार लें और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धागे से लटका दें, तो अगर ये पैरेलल आ जाता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में ही, अगर ये तार लटकता है रहता है, इसकी स्थिति उस दिशा में रहती है, तो इसका मतलब ये जो तार है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब चुंबकीय बल रेखा इसमें से जारी, इस कारण से ये चुंबकीय बल रेखाओं के पैरेलल आ गया है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो है वो पदार्थ जो है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकालने का जो फार्मूला है उसको हम बी एम से शो करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण है उसको बी एम से शो करेंगे, बी एम इज इक्वल टू एच ई अपॉन 4πmc, एच ई अपॉन 4πmc जिसे हमने स्क्रीन पर दिखा रखा है, इज इक्वल टू 9.27 × 10⁻⁻21 और प्रति गॉस। अब इसमें आप देखिए कि H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड M इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ेगी तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और दूसरा है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उस पदार्थ में परमाणु की व्यवस्था अपसेट हो जाएगी, परमाणु की व्यवस्था अपसेट होगी तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था अपसेट हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अनुचुंबकीय गुण या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका बिल्कुल उल्टा है। डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ऐसा है कि अगर ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्योंकि जैसा हमको पहले से ही पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा एक का एन होगा और एक का एस होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे, और ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उस इलेक्ट्रॉन का वो शून्य हो जाएगा। ऐसे पेड़ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डायमैग्नेटिक जो होंगे वो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं होगी, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। दूसरा, इस तरह के पदार्थ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो इसके ऊपर से जाएंगी, इसको रिपेल करती हुई जाएंगी, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है। चुंबकीय एक गोला है, पदार्थ है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके बाहर से जा रही है, इसको रिपेल करती हुई जा रही है। अब इस पदार्थ का यदि हम एक तार बनाए उसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका दें धागे से, तो वो उस मैग्नेटिक लाइन्स के परपेंडिकुलर आ जाएगा, उस मैग्नेटिक लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा जैसे चुंबकीय बल रेखाओं को रोक रहा। अगर इस स्थिति में आ जाए तो इसका मतलब वो जो पदार्थ है वो डाईमैग्नेटिक इन नेचर है। इस तरह के पदार्थ को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट तो है ही नहीं, तो उसके कारण इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ये रहा डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ एटम और सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं इसका फेरोमैग्नेटिक नेचर। इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का 100 गुना अधिक होती है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का 100 गुना अधिक होती है, और इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा प्रति चुंबकत्व युग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही गुण है,
प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकत्व का विरोधी है तथा अनुचुंबकत्व की तुलना में प्रतिचुंबकत्व सदैव ही दुर्बल होता है। अब हम लौ चुंबकत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि अनुचुंबकत्व का गुण अगर बढ़ जाए, अनुचुंबकत्व का गुण अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहेंगे फेरो मैग्नेटिज्म, लौह चुंबकत्व। अब इस स्थिति में क्या होता है कि किसी पदार्थ को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाएंगे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दें उसके बाद भी उस पदार्थ में चुंबकीय गुण रहते हैं तो इसका मतलब वो पदार्थ लौह चुंबकत्व है, फेरोमैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये पदार्थ कौन कौन से हैं? FeCO Ni, Fe, CO और Ni जो पदार्थ है उनमें लौह चुंबकत्व का गुण होता है। ये गुण क्या है? नंबर 1, ऊर्जा स्तर में कम अंतर होना चाहिए तथा परमाणु इतने समीप रहने चाहिए कि उनके परमाणु कक्षा का आपस में अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सके। दूसरा यह है कि लौह चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, जिससे दो इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे परिवर्तन घातांक भी कहते हैं, उसका मान धनात्मक हो जाता है। तो पराचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब इंक्रीज हो जाती है तो वो फिर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व से 100 गुना अधिक होता है। आज के अपने टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे के टॉपिक के लिए हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू। Morning students, I am Dr. Arman. Hello students, this is Dr. Arman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry. Morning students,